कुल मिला के अब की बार समाजवादी पार्टी प्रयागराज में 4 से बढ़कर 7 सीट तक पहुंच सकती है। योगी का जो कानून व्यवस्था वाला मुद्दा है वो बहुत तगड़ा है। बीजेपी का अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में और अवध प्रांत में जो उन्होंने विकास का काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बहुत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है, जिसमें एक गुट जो है वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में है और एक गुट जो है वो सीधे मुख्यमंत्री जी के समर्थन में है, बाबा के समर्थन में है। मुख्यमंत्री उत्तरी से लड़ना चाहते हैं तो कुछ उनकी एक टीम जो है मुख्यमंत्री को ही गायब कर दे रही है सिविल लाइन चौराहे पर फोटो के साथ। ये इनके अपने कटाइयों तो पहले समाप्त तो हों। योगी दल है वो कुछ संकट पैदा करेंगे भाजपा को, ये मेरा अपना अनुमान है। पिछले चुनाव के रिजल्ट के परिणाम के अनुसार 8 सीट थी भाजपा और सहयोगियों के पास, वो उससे बढ़ा नहीं सकते आज की कंडीशन। लेकिन एक शर्त है, वो जब अपनी सीट सहयोगियों से तालमेल बना लेंगे तो। विपक्षी हैं वो भी मुद्दा विहीन है, जो वर्तमान सरकार है वो भी मुद्दा विहीन है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी। सोराव, प्रतापपुर, मेजा और हंडिया के साथ साथ फाफा मऊ की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को खोनी पड़ सकती है और कहीं अगर और सही टिकट दे दिया तो शहर पश्चिमी पर भी खतरा बन सकता है। 12 का जो विधायक वर्तमान में है वो तो अतीक अहमद का पुराना सहयोगी रहा है वाचस्पति, ये पब्लिक सब समझ रही है। बसपा का वोटर जो है वो जिताऊ कैंडिडेट को वोट देना चाहता है। बसपा जो लड़ेगी ना, बसपा का जो मूल वोटर है वो भाजपा को वोट नहीं करेगा। वो जब देखेगा उसका प्रत्याशी नहीं जीत रहा है तो ही विल वोट इन फेवर ऑफ बीजेपी, नॉट बीजेपी इन सपा कैंडिडेट। सो हाउ बीजेपी विल गेट गेन फ्रॉम द बहुजन समाज पार्टी इफ गोइंग टू फाइट इन दिस इलेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और प्रयागराज सबसे बड़ा विधानसभा वाला क्षेत्र है और यहाँ 12 विधानसभाएं हैं, 2 संसदीय क्षेत्र है। अब हम प्रयागराज की गंगा पार की बात करें तो यहाँ पर फाफा मऊ में बीजेपी के विधायक हैं, सोराव में समाजवादी पार्टी, फूलपुर में बीजेपी के विधायक हैं और प्रतापपुर और हंडिया में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ये हुई गंगा पार की बात। अब हम यमुना पार में आते हैं। यहाँ पर करछना निषाद पार्टी इस गठबंधन से है, मेजा में समाजवादी पार्टी, कोराव में बीजेपी और 12 में अपना दल के विधायक हैं। और अब शहर की बात करें, शहर में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, शहर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। यहाँ पर भी तीनों विधायक बीजेपी के हैं। प्रयागराज में 2 संसदीय क्षेत्र हैं, एक फूलपुर और एक इलाहाबाद। फूलपुर से सांसद प्रवीण पटेल हैं और इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से उज्जवल रमण सिंह सांसद हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी और बीजेपी का कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो प्रयागराज में पत्रकारों की क्या है राय, आइए जानते हैं। इस बार मनोज जी से पूछते हैं कि क्या समीकरण इस चुनाव को लेकर के बैठ रहा है। देखिए, ऐसा है कि 2027 की झलक तो 2024 में दिख गई। समाजवादी पार्टी ने जो सोशल इंजीनियरिंग करके लोकसभा में टिकट बांटा, आप सोचिए 2019 में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता था, लेकिन 2024 लोकसभा में कोई गठबंधन नहीं था। समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग किया जिसकी वजह से 37 लोकसभा सीटें मिली। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग करके टिकट बांटा, ये सबसे बड़ी चिंता भी है भारतीय जनता पार्टी को कि तीसरी बार सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। सोशल इंजीनियरिंग करके अगर जो है टिकट बांट दिया तो मुझे लगता है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है। मुश्किलें बढ़ेंगी। हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट है, जिसमें कि 8 जो बीजेपी के गठबंधन और सहयोगी दल से है और 4 समाजवादी पार्टी से है। तो क्या लग रहा है प्रयागराज? देखिए, प्रयागराज में जो है सोराव, प्रतापपुर और हंडिया, मेजा, ये 4 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ है, 12 जो है अपना दल के पास है। और करछना जो है पीयूष निषाद जीते हैं, कहा जाता है कि वो निषाद कोटे से, लेकिन वो भाजपा के सिंबल पर हैं। इस बार जो मैं देख रहा हूँ समीकरण, अगर समाजवादी पार्टी ने सही से टिकट दे दिया तो फाफा मऊ की सीट सोराव, प्रतापपुर, मेजा और हंडिया के साथ साथ फाफा मऊ की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को खोनी पड़ सकती है और कहीं अगर और सही टिकट दे दिया तो शहर पश्चिमी पर भी खतरा बन सकता है। और 12 कोराव भी जो है करछना, अब की बार करछना की बात करूं, करछना जो है यमुना पार के सांसद है उज्जवल रमण और जो है पीयूष निषाद जी का जो झगड़ा चल रहा है निषाद पार्टी में, तो करछना पर भी यानी कि कुल मिला के अब की बार समाजवादी पार्टी प्रयागराज में 4 से बढ़कर 7 सीट तक पहुंच सकती है, मेरा आकलन। बिल्कुल, ये मनोज तिवारी जी का कहना है। रजनीश जी, आप ये बताइए कि इस चुनाव के समीकरण को लेकर के कैसे देखते हैं और क्या समीकरण बनेंगे इस बार?
जहां तक मेरा अपना अनुमान है, 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने टिकट के बंटवारे में गलती करी थी, इस वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और टोटल पूरे देश में 240 पे सिमट गए। उत्तर प्रदेश में 80 में 73 थे और उल्टा हो गया, 37 पे अटक गए। मगर विधानसभा चुनाव योगी के चेहरे पे लड़ा जाएगा और योगी का जो कानून व्यवस्था वाला मुद्दा है वो बहुत तगड़ा है। बीजेपी का अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में और अवध प्रांत में जो उन्होंने विकास का काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मेरा अपना मोटा मोटा जो अनुमान है, बीजेपी को 403 में से 202 पे बहुमत है। अगर ये संभाल ले गए तो इनको बहुत सहयोगियों से गठबंधन में तो इनको फायदा नहीं मिलेगा। मेरा अनुमान है कि ये 240 से 280 पे आएंगे, 240 से 280, 250 के आसपास, 240 के आसपास इनका खुद का बीजेपी की अपनी सीटें होंगी। अच्छा, प्रयागराज में क्या होगा? प्रयागराज में हम अगर शहर की बात करें तो शहर दक्षिणी और शहर उत्तरी तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में रहेगा। शहर पश्चिमी, जहां तक मुझे वहां का जो कैंडिडेट अगर बदलने पर कोई फायदा नजर आए तो आए, क्योंकि वर्तमान कैंडिडेट से जनता खुश नहीं है, इसलिए यहाँ का तो समीकरण इनका गड़बड़ा सकता है। अगर कोई कायदे का कैंडिडेट नहीं देंगे तो ये सीट तो इनके हाथ से गई। अच्छा, संदीप वालिया जी हैं, आप ये बताइए छात्रों का मुद्दा कितना बड़ा बनेगा? छात्रों का मुद्दा बड़ा बनेगा, क्योंकि केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही थी। जब छात्र आंदोलित हो गए तो उनकी नींद टूटी, वो भी मोहन भागवत जी के बयान के बाद कि युवा से संवाद करना चाहिए, तब मोदी जी पाए। अच्छा, प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर के कैसे देखते हैं? 2027 का चुनाव नजदीक। देखिए, ये पहले अपने कटा युद्ध खत्म कर लें। उप मुख्यमंत्री उत्तरी से लड़ना चाहते हैं तो कुछ उनकी एक टीम जो है मुख्यमंत्री को ही गायब कर दे रही है सिविल लाइन चौराहे पर फोटो के साथ। ये इनके अपने कटा युद्ध तो पहले समाप्त हों। और 12 का जो विधायक वर्तमान में है वो तो अतीक अहमद का पुराना सहयोगी रहा है वाचस्पति। ये पब्लिक अब समझ रही है, आप समझ रहे ना। इनको पहले अपना खत्म करेगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह की कोई पर्सनल कोई वहाँ पर शहर पश्चिमी में बहुमत नहीं है, वो पार्टी की वजह से जीतता है, उसको बदलना पड़ेगा। आपसी मतभेद ज़्यादा, आपसी मतभेद है तो खुल के सामने आ रहा है ना। सिविल लाइन चौराहे पे मुख्यमंत्री का चेहरा गायब है। कोई कह रहा है उत्तरी से लड़ना चाहते हैं, कोई कह रहा है दक्षिण लड़ना चाहते हैं, लेकिन सीट जो एकदम पक्की है वो शहर दक्षिणी की नंदी की ही है। बिल्कुल। ललित जी, आप ये बताइए कि प्रयागराज की 12 विधानसभाओं में क्या समीकरण बनने वाले हैं इस बार? देखिए, इस वक्त मुझे लगता है कि भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो कुछ संकट पैदा करेंगे भाजपा को, ये मेरा अपना अनुमान है। क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं सहयोगी पार्टी के, जैसे निषाद पार्टी के कह लीजिए या फिर राजभर जी के कह लीजिए या फिर अपना दल एस वालों की बात कर लीजिए, तो और उनकी 3 सीटें भी हैं सहयोगियों की भाजपा के साथ, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उनका गठबंधन बचा रहता है कि नहीं, वो एनडीए के साथ जाते हैं कि नहीं सहयोगी। अगर जाते हैं तो कुछ भाजपा को अपनी सीट बचा ले जाएंगे, लेकिन कहिए उससे बढ़ जाए वो मुझे नहीं लगता अभी भी। मुश्किल होगी। मतलब मैं जितनी सीट थी उनके पास पिछले चुनाव के रिजल्ट के परिणाम के अनुसार 8 सीट थी भाजपा और सहयोगियों के पास, वो उससे बढ़ा नहीं सकते आज की कंडीशन। लेकिन एक शर्त है, वो जब अपनी सीट सहयोगियों से तालमेल बना लेंगे तो, अगर सहयोगी कहीं खसक के पीडीए के पाले में यानी अखिलेश के गुट के साथ चले जाएंगे तो उससे भी वो हाथ धो बैठेंगे, अपनी सीट कम कर लेंगे। बिल्कुल, ये संदीप तिवारी है और तमाम खबरों में ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो आप राजनीतिक खबरें देखते रहे, क्या इस समीकरण को देख के सोचते हैं? देखिए, अगर हम सिर्फ प्रयागराज की बात करें, हम पूरे प्रदेश की या पूरे देश की बात नहीं करते, हम सिर्फ प्रयागराज की बात करते हैं, तो प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है, जिसमें एक गुट जो है वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में है और एक गुट जो है वो सीधे मुख्यमंत्री जी के समर्थन में है, बाबा के समर्थन में है। तो जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप वालिया जी ने बताया कि एक कार्यक्रम हुआ सिविल लाइंस में जिसमें उप मुख्यमंत्री का चेहरा ही गायब हो गया और कहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा, और जातीय समीकरण इस बार जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। और
जातीय समीकरण का और जातीय वोट बैंक का प्रभाव भी इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। मुद्दे क्या होंगे इस बार? विकास होगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर? मुद्दे की बात अगर करें तो जो विपक्षी हैं वो भी मुद्दा विहीन है, जो वर्तमान सरकार है वो भी मुद्दा विहीन है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, कानून व्यवस्था, महंगाई, इस पे ना सरकार बात कर रही है और ना ही विपक्ष इस पे उनको घेरने की कोशिश कर रही है। जो मुद्दा विपक्ष लेके आ रही है और जिन मुद्दों को स्वयं सरकार देख रही है और बता रही है, वो दोनों ये मुख्य मुद्दे जनता से, आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे तो हैं ही नहीं। वो सिर्फ यही है धर्म, मंदिर, और जो जिस तरीके से विपक्ष उनको चंदा चोरी पे घेरना चाह रही है, जेनजी पे घेरना चाह रही है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, युवा सड़क पे उतर आए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे जो है वो विपक्षियों ने सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसमें भी जिस तरीके से राजनीतिक रंग दे दिया गया इस पूरे आंदोलन को, जिस तरीके से राजनीतिक दल इसमें घुस गए, वहां भी कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा होगा, माने या ना माने इस बात को। लेकिन जो मुख्य मुद्दा होगा वो इस बार भी वही होगा, जातीय समीकरण, धर्म राजनीति और किस तरीके से गठजोड़, गठबंधन और लाभ की बात होगी। बिल्कुल, यहाँ पर फिर वही मुद्दे होंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है। आप ये बताइए कि क्या कहेंगे कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव को लेकर के? देखिए, अभी जैसे संदीप तिवारी जी बोल रहे थे कि जातीय समीकरण सबसे बड़ा जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है यही हो रहा है। पिछले चुनाव में उन्होंने गैर यादव सभी बैकवर्ड को एक कर लिया था। अब की बार सोशल इंजीनियरिंग के तहत समाजवादी पार्टी अन्य बैकवर्ड को जिस तरीके से सीट देने की बात कर रही है और देगी जिस तरीके लगता है, इससे भारतीय जनता पार्टी वोट कहाँ से बनाएगी। और SIR के तहत मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी चौकन्नी थी। उसने SIR का विरोध भी किया और अपने लोगों का खूब SIR भी करवाया, किसी का वोट भी नहीं करने दिया। अगर मुझे लगता है प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट में से एक सीट सुरक्षित है तो फूलपुर की है, दीपक पटेल की। लेकिन जो जातीय समीकरण है उसके अनुसार अगर टिकट बटा तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ पूरा फिगर उलट जाएगा और पूरी तरीके से। और मुद्दे की जहाँ तक बात कर रहे हैं, सही बोला उन्होंने, मुद्दे के नाम पर टिक के वोट कौन देता है? कितना भी विकास कर लो, यहाँ तो हमारे बिरादरी के हैं, फलाने हमारे बिरादरी, तो जात के नाम पर वोट। अच्छा, फायदा किसको होगा इस बार? फायदा की जहाँ तक बात है, देखिए जब ही अभी बहुत लोगों ने कहा कि सीटें घट सकती हैं, फलाना प्रत्याशी नहीं काम कर रहा है, फलाना विधायक नहीं, और जो विधायकों का नाम लिया गया वो सब भाजपा के हैं। अगर वो नहीं काम कर रहे, उनकी छवि जनता में खराब है तो हारेंगे, तो बढ़ेगी तो सपा या PDA बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को ही तो नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि अब की बार जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है प्रयागराज का, वो भाजपा के पक्ष में नहीं है, नुकसान होगा। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, सही है? बात तो इनकी सही है, हमारे सहयोगी की एकदम। जातीय समीकरण तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। विकास लोग भूल जाते हैं कि किसने क्या किया। हाँ, योगी का जो कानून व्यवस्था है ये बहुत जबरदस्त है। कानून व्यवस्था के नाम पर इनको वोट मिलेगा। खासकर PDA की अगर हम बात करें तो PDA अभी अपने आप में संयुक्त नहीं हो पा रही है। इनके गठबंधन में जो लोग हैं सहयोगी, आपस में ही तालमेल नहीं है, जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां तक मैं अगर देख रहा हूं, सपा अकेले अगर 130 सीट भी पा जाए तो बड़ी बात है। सहयोगी PDA के पूरा मिला के जो पाए तो अलग है। बसपा देखिए इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही। बसपा अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, अब वो इन्हीं का वोट काटना है, इसका फायदा सीधे सीधे। बसपा पर बात मैं भी करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी कभी ज्यादा वोट पाती थी और बहुजन समाज पार्टी 2024 में कितना वोट पाई, 2022। अब बसपा का वोटर जो है वो जिताऊ कैंडिडेट को वोट देना चाहता है। बसपा जो लड़ेगी ना, बसपा का जो मूल वोटर है वो भाजपा को वोट नहीं करेगा। वो जब देखेगा उसका प्रत्याशी नहीं जीत रहा है तो ही विल वोट इन फेवर ऑफ BJP, नॉट BJP इन सपा कैंडिडेट। So how BJP will get gain from the Bahujan Samaj Party if going to fight in this election? I have no idea how. कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार। ये बताइए वालिया जी, कह रहे कड़ा मुकाबला होगा इस बार। इसका सभी पार्टियों का त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं है नहीं प्रयागराज में, और नहीं आएगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी भाजपा और सपा की लड़ाई त्रिकोणीय कहीं से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस वक्त किस तरह की हाशिए पर है, वो उसके कैडर कमजोर हो गए हैं, खुद अपने आप को वो कमजोर समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कहाँ हम हैं, बिल्कुल नहीं, कहीं से नहीं लग रहा है। सीधा एक तरफा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के। बसपा एक भाजपा का वो समझिए आप, एजेंट के तौर पे काम हो रहा है। जैसे ओवैसी मुस्लिम वोट काटने के इस्तेमाल होते हैं, केवल चेहरा है अपने को। तो मायावती करिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। सही कहती है, किसके साथ पहले भी लड़ी थी क्या? वो तो लड़ी नहीं है, लड़ना नहीं है, पार्टी जिंदा रखनी है बस। पार्टी जिंदा रखनी है। बताइए। देखिए, मायावती जी हमेशा अकेले चुनाव लड़ती हैं, वो किसी और को बदनाम करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करती हैं। वो सोचती हैं अगर हार हो रही है, पार्टी नुकसान में जा रही, तो हम ही सारा श्रेय इसका भी ले लें, क्यों किसी और को दें। तो बसपा की गिनती कहीं है ही नहीं है। जो बसपा का कोर वोट बैंक था वो पूरी तरीके से विभाजित हो चुका है। वो सपा में भी है, वो भाजपा में भी है, वो जो है बसपा के साथ भी है, वो भीम आर्मी के साथ भी है, वो MIM के साथ भी है। और लेकिन अब जो उसका आकर्षण बढ़ रहा है लोगों की तरफ, वो भीम आर्मी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से चंद्रशेखर अपने आप को अब ठीक उसी तरीके, जिस तरीके से एक समय मायावती जी दलितों की मसीहा के रूप में उभरी थी, ठीक उसी तरीके से अब इनको लगने लगा है कि इनका जो तारणहार है, जो इनके लिए कुछ कर सकता है, जो इनकी आवाज बन सकता है, जो इनके लिए सड़क पे उतर सकता है, वो चंद्रशेखर है। और अब जो मायावती का कोर वोट बैंक था वो शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे भीम आर्मी की तरफ, चंद्रशेखर की तरफ। और बाकी अभी केसरवानी जी ने बहुत जोर देके कानून व्यवस्था की बात की। कानून व्यवस्था की 2 बार उन्होंने, जितनी बार आप उनके पास माइक लेके गए, वो 2 बार उन्होंने कानून व्यवस्था की बहुत पुरजोर तरीके से समर्थन करने का प्रयास किया, या समर्थन किया कह लीजिए। कानून व्यवस्था आप स्वयं देख रहे हैं, आप पत्रकार के तौर पे खबरें कवर कर रहे हैं, कहीं से भी आपको वाकई लगता है कि कानून व्यवस्था उसी तरीके से है जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात की गई थी? एनकाउंटर हुए, बड़े बड़े एनकाउंटर हुए, कई अपराधियों को मार गिराया गया क्या, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए हत्याएं कम हुई, बलात्कार के केसेस क्या कम हुए? ये मुद्दा बनेगा ये लड़ना। बिल्कुल मुद्दा बनेगा। आम जनमानस को ये दिखता है कि उसके बगल में मर्डर हो जा रहा है, उसके बगल में चोरी हो जा रही है, उसके बगल की किसी मासूम बच्ची, किसी महिला के साथ बलात्कार हो जा रहा है, तो ये बिल्कुल उसके दिमाग में बैठा रहता है। और जो वाकई वोटर होते हैं, जिनको जाति से, धर्म से और पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, वो उसी मुद्दे पर वोट करते हैं और ठीक अपने उस वोट का वो सदुपयोग करते हैं। तो आप पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। दुरुस्त नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क आप कह सकते हैं, लेकिन आप यहीं प्रयागराज की आप बात कर लीजिए। एक ही घर में घुस के, चाहे वो जिस वजह से हुआ, पूरे परिवार की हत्या हो गई। सोराव क्षेत्र में 4 लोगों को मार दिया गया, पूरे प्रयागराज का, नैनी में हत्या हो गई, करछना में हत्या हो गई, कोरांव में हत्या हो गई। माने प्रतिदिन आप अगर अखबार उठा लीजिए तो आपको हत्याओं की खबर बिल्कुल पढ़ने को मिल जाएगी, दुष्कर्म की, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की। अच्छा, अब इस चुनाव में क्या मुद्दे बनेंगे? विकास बनेगा, लॉ एंड ऑर्डर बनेगा, या शुरू से मैंने बताया, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा जो है जुगाड़ है, उससे कोई इनकार नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सब में अपनी अपनी जाति को लेकर जातीयता का जहर घुलता जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी हर बार धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, तो इस बार भी उनका मुख्य मुद्दा वही रहेगा। बाकी जनता है, आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रयागराज के अलग अलग जो पत्रकार हैं उनकी ये राय है जी। जैसे कि अभी बहुत बढ़िया टॉपिक चला था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संजय निषाद हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाद अपना दल यस है, यानी कि PDA में जो पिछड़ा समाज का बहुत बड़े बड़े नेता जो है उसके साथ में हैं। लेकिन आम पब्लिक कहाँ है? अभी बसपा की बात हो रही थी, कभी बसपा के साथ कुर्मी भी था, कभी बसपा के साथ पाल भी था, कभी बसपा के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के मौर्या समाज था, कभी बसपा के साथ पासी समाज था, सोनकर समाज था, खटीक समाज था।
लेकिन आज बसपा के साथ केवल जाटो समाज बचा है, ऐसा देखा जाता है। वो पहुंच जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो जहां तक अगर राजनीतिक सीन बन रहा है, भाजपा के पास पिछड़े समाज के खाली नेता बचे हुए हैं, संगठन उसके पास भी सहयोगी लोग हैं, और सहयोगियों को तो छोड़ ही नहीं सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी कर रही है, जिस तरीके से उसके दावेदार अपने मतलब टिकट के लिए दावेदारी हर विधानसभा में कर रहे हैं, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं कि फफम हो, चाहे जो है ये उत्तरी हो, दक्षिणी हो, पश्चिमी हो, हर जगह, उसको देखकर मुझको लगता है ना इस बार ध्रुवीकरण भी नहीं चलेगा, क्योंकि ध्रुवीकरण का मौका ही नहीं देगी। अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा के पास यही एक मुद्दा है कि कहीं मुस्लिम दे दे, कहीं यादव दे दे, तो हम ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर लें, नहीं तो मुद्दे किसी के पास नहीं है। और मुझे तो लगता है कि इस बार जो है मामला पलटेगा। बिल्कुल, ये प्रयागराज के पत्रकारों की अलग लग रही थी। फिलहाल चुनाव का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं और 2 संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पर अब इस 2027 के चुनाव को लेकर क्या समीकरण बनते हैं, इन पत्रकारों की अपनी अलग अलग राय थी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, यूपी तक।